मेरी तरफ से आप सबको प्यारो खुलूस बरा आदाब। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। पड़ गई पावों में मेरी जंजीर तो क्या, हम तो उसको भी आपकी जुल्फों का बल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। व्यूअर्स, अपने इस प्रोग्राम में हम खवातीन की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू दर्शाते रहते हैं, उन पर गुफ्तगू करते रहते हैं, चाहे खवातीन के मसाइल के बारे में, उनके चैलेंज के हवाले से, या उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों के बारे में, उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ बातों के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ एंड ड्रग अब्यूज। व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन ड्रग अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ? क्या ताल्लुक है नफ्सियाती सेहत और ड्रग अब्यूज का? अक्सर लोग ये समझते हैं कि परेशानियों से बचने के लिए मनशियात का इस्तेमाल बेहतर है और वो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सारी फसाद की जड़ जो है मनशियात है, सारी परेशानियों की जड़ जो है वो मनशियात है। तो ड्रग अब्यूजर जो है वो अपना नेम, फेम, अपना रुतबा, अपनी इज्जत, अपनी रिलेशन, अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ, सब कुछ खोता है, उसका सब कुछ लूट जाता है और वो तबाही के हुदूद को पार कर जाता है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी ये वबा जो है पनप रही है, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वहां भी देखने को ये बात मिल ही रही है। लेकिन जब हम उनके वालिदैन से बात करते हैं इस बारे में तो वो डिनाइल मोड पे रहते हैं। जाहिर सी बात है, अक्सर वालिदैन को जब ये सुनने को मिलता है तो उनसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं होता है कि उनका बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। तो इस बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ है काउंसलर Malik Arooj. She is working in IUST. Besides her, there is advocate Nadia Rashid. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बरा आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। I would like to start with Malik Arooj जी। Malik Arooj जी, what is mental health और नफ्सियाती सेहत और मनशियात का आपस में क्या ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे कि आपने अभी हमें रूबरू किया अपनी बातों से कि जहनी सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम पे कितना कुछ हो रहा है मनशियाती को लेके, जो ये ड्रग अब्यूज़ वगैरह है। तो मैं सिर्फ कुछ नॉर्मल अल्फाजों में इसको बयान करना चाहूँगी। जो जहनी सेहत है, जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारी जिस्मानी सेहत है। जैसे कि हमें पता है नफ्सियाती सेहत, जहनी सेहत और मनशियाती, आपने बोला, ये तीन पहलू जो है इनका बहुत ही एक गहरा कनेक्शन है और सीधा ताल्लुक है। जहनी सेहत से माने हुआ कि हमारी जहन की सेहत, जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ है। जहनी सेहत हमारी कोई किसी बीमारी का होना नहीं होता। जहनी सेहत का मतलब सिंपल है कि हम स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं, हमारा दिमाग सोचता कैसे है, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हम फैसले कैसे करते हैं। ये उतना ही सिंपल है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। इसका मतलब ये नहीं है जहनी सेहत, हम जब किसी को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जहनी सेहत या आपकी जहनी सेहत खराब हो रही है, तो हमें यहाँ लगता है, हमें नहीं, हम सब इंसानों को लगता है कि शायद ये किसी बीमारी से जा रहा है, जूझ रहे हैं। बिल्कुल वैसा नहीं है। जहनी सेहत का माने ही है नॉर्मल अल्फाजों में, सिंपल वर्ड्स में, कि हम कैसे सोचते हैं, हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हमारा सोचने का क्या तरीका है, हमारा इमोशंस कैसे हमारे वर्क करते हैं, हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात कैसे काम करते हैं। तो जहनी सेहत इज एज सिंपल एंड एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जी, आपने बोला कि जहनी सेहत का नफ्सियाती सेहत के साथ क्या ताल्लुक है। नफ्सियाती सेहत मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल जो ये मेंटल हेल्थ आता है, जो जहनी सेहत आता है, जैसे कि एक अम्ब्रेला होता है, एक बड़ा सा अम्ब्रेला होता है, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है। तो मेंटल हेल्थ मतलब कि हमारा दिमाग, हमारी दिमाग की, हमारी जहन की, और ब्रेन हेल्थ, हमारे दिमाग की सेहत कैसी है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे वे ऑफ थिंकिंग, हम सोचते कैसे, हम फैसले कैसे करते हैं, हम रिएक्ट कैसे करते हैं चीज़ों पे। तो ये बड़ी टर्म है मेंटल हेल्थ, जिसको हम जहनी सेहत कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर नफ्सियाती सेहत आती है, जिसको हम साइकोलॉजिकल वेलबींग बोलते हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग को आपने अभी बहुत अच्छे से उर्दू में डिफाइन किया, विच इज़ नफ्सियाती सेहत।
ये दोनों बहुत कोरिलेटेड है। नफ्सियाती मीन्स नफ्स, अंदरूनी हाल, इंसान का अंदर का हाल, इनर हेल्थ, ट्रॉमा, पीस, रिएक्ट कैसे इंसान करता है, अंदर क्या क्या जख्म है। तो इट इज़ अबाउट इंसान की इनर हेल्थ कैसी है, इनर वेलबींग कैसी है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स कैसे प्रोसेस होते हैं। तो जब हमारी नफ्सियाती सेहत ठीक नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जहनी सेहत पे असर आता है। जब हमारे अंदर की इमोशंस, हमारे ट्रॉमास, हमारे वो अंदरूनी चीज़ें हील नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे सोचने पे, हमारे डिसीजन लेने पे असर आता है। तो इनका आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अब आपने इस यहीं पे कोट किया मंशियाती, ड्रग अब्यूज़। जब इंसान की नफ्सियाती सेहत, शायद एक डॉक्टर्स अगर हमारे पास अभी यहाँ पे मौजूद होते तो शायद वो मेडिकल पर्सपेक्टिव से कोई और एडवाइस देते या राय देते, लेकिन जबकि मेरा ताल्लुक साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट से है तो मैं इसको थोड़ा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगी, बिल्कुल एस्पेक्ट से देखना चाहूंगी, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि इंसान आखिर ऐसा क्यों करता है, आखिर वो मंशियाती चीजों में क्यों जाता है, ड्रग अब्यूज में क्यों जाता है। तो आप देखिए ना कि हम जब किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि ये शायद बस नशे करने के लिए कर रहा है, शायद इसको मजा आ रहा है। लेकिन क्या कभी हमने ये देखा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नफ्सियाती सेहत, साइकोलॉजिकल वेलबींग, हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे ख्यालात जो है, जब ये सही से काम नहीं करते हैं, जब इनका बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और इंसान किसी चीज़ के थ्रू जाता है और उसकी जहनी सेहत पे असर आता है ऑटोमेटिकली, उसका सोचने का तरीका, उसका रिएक्ट करने का तरीका, उसका फैसला लेने का तरीका, इस सब पे असर आने के बाद वो इन चीज़ों से एस्केप करने के लिए, इनसे भागने के लिए, इनसे ये फील ना करने के लिए दैट पर्सन गोज इनटू मंशियाती, ड्रग अब्यूज़, ताकि वो इस पेन को फील ना कर पाए। हमारे साथ अभी नादिया जी भी बैठी हैं। नादिया जी, मुझे बताइए कानून क्या कहता है वन हू पोजेस ड्रग्स या जो इसका इस्तेमाल करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया रूबी मैम आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और मुझे लगता है ये वक्त की ज़रूरत है कि इस मौजू पे बात करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड ड्रग अब्यूज़ इन आवर सोसाइटी। अगर हम कानून के हवाले से बात करें तो हमारे पास NDPS एक्ट है 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिसका मेन फोकस है, एंड दैट इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट the illicit use of drugs and drug this trafficking, and to prevent and control drug abuse in our society. और ये जो हमारे पास ये एक्ट है, NDPS एक्ट, ये रेगुलेट करता है if we have a possession, sale, production, manufacturing and the consumption of narcotic ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। सो उस चीज को ये रोकथाम करता है कि अगर हम इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं मंशियात की, तो इसका जो मेन मकसद है इस लेजिस्लेशन का, इस लॉ का, दैट इज एक्चुअली टू प्रिवेंट दी ड्रग अब्यूज इन अवर सोसाइटी। जो हमारा जवान अभी मंशियात की लत में डूब चुका है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उसका जो फ्यूचर है वो हम कैसे बचाएं। और इसका ये तीसरा पहलू है कि जो ऑफेंडर है who are actually doing drug trafficking, उनको हम कैसे impose करें imprisonment, how we can punish the offender. So ये इसके objectives है इस एक्ट के। और अगर हम देखें कि सजा क्या मिलती है इस एक्ट के हवाले से, जो एक ऑफेंडर होता है, जो एक गिल्टी होता है, जो ड्रग्स को वन हु प्रमोट द ड्रग्स इन द सोसाइटी, तस्करी करता है, हाँ, इसमें एक्चुअली जो इसकी पनिशमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स, जो पाया जाता है कि ड्रग्स की क्वांटिटी क्या है। अगर हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स पाए जाते हैं उसके लिए कानून के हवाले से आपको 1 साल की सजा मिल सकती है प्लस दी फाइन। तो ये दोनों हो सकते हैं, इसमें एक तो आपको इम्प्रिजन भी मिल सकती है 1 साल की और फाइन भी आपसे लिया जा सकता है। इफ इट इज
above small size, I mean the commercial usage of drug supplies happening, उसके लिए कानून के हवाले से जो पेडलर्स होते हैं who are the offenders of it, उनकी सजा है 10 साल। 10 साल के बाद वो एक्सटेंड हो सकती है 20 साल तक, प्लस उनको फाइन देना पड़ता है। और जो रेगुलर ऑफेंडर्स होते हैं who are doing it on the regular basis, तो उनके लिए डेथ पेनल्टी भी है। सो ये एक अहम लेजिस्लेशन है जिसका मेन मोटिव ये है कि सोसाइटी में जो ये ड्रग मेंस अभी फैल रहा है, इसकी रोकथाम हम कैसे करें, हम कैसे अपने समाज, अपने जवान को बचा सकते हैं, इसमें जाने के लिए। खाली इतना ही नहीं, हमारे पास एनडीपीएस एक्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा जो इनहैंस है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पे एक टेलीमेनास एक सर्विस प्रोवाइड की उन लोगों के लिए हु आर इन डिस्ट्रेस, who are actually in abuse, जो बाहर आने से कतराते हैं, who are feeling actually shy अपनी बात रखने से कि मैं mental health anxiety से जूझ रहा हूँ या I am involved in drug abuse, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन है। ये एक वर्चुअल मोड में आपको वहां मिलेंगे, आपके काउंसलर्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे, आपके साइकेट्रिस्ट्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे, तो उनसे आप फ्रीली बात कर सकते हैं एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट द फ्री मेंटल एडवाइस फ्रॉम द काउंसलर्स, दे कैन प्रोवाइड यू। जी जी। तो मुझे बताइए रुचि, व्हाई टीनेजर्स आर मोर वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज? उनका ज्यादा से कुछ टेम्पटेशन जैसी होती है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, टीनेजर्स जैसे कि मैम ने अभी बोला, नादिया जी ने अभी बोला कि कैसे रोका जा सकता है इस वबा को हम बोलते हैं, जैसे कि ये है जो ड्रग अब्यूज ऐसा फैलते जा रहा है कि जैसे कि एक पैंडेमिक। तो मैम ने भी बताया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या लॉज है हमारे पास, इन्होंने लीगल पर्सपेक्टिव से बताया। बट मैं फिर से वही बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज करना चाहूंगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच्चे, क्यों जवान ड्रग्स में जा रहे हैं? जी। कुछ तो है विच इज अंडरलाइंग, कुछ तो है जो लूप होल हमारी सोसाइटी में है। क्योंकि देखिए, पेड़ पौधों या जानवरों से तो हमें डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं आ रही है ना, वो तो हमारे लिए ट्रिगर नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक ट्रिगर का जरिया बन रहा है। तो जैसे कि आपने बोला टीनेजर्स क्यों ज्यादा प्रोन है। टीन एज पहले अगर हम देखें, ये एक लेवल ही ऐसी है, ये एक एज ही ऐसी है जो बहुत नादान जिसको हम बोलते हैं, बहुत प्रोन होती है, ना कि सिर्फ ड्रग अब्यूज, बहुत सारी चीजों के और टीन एज में सबसे पहली बात इमोशंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है। आपके इमोशंस, आपका इमोशनल रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर मुझे कोई ख्याल आया, मैं आई हैव क्रॉस्ड माई टीनेज, अगर मुझे कोई ख्याल आया, थॉट, ख्याल जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद थॉट के बाद मेरा कोई इमोशन डेवलप हो गया। पहले मुझे कोई ख्याल आएगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे इमोशंस डेवलप होंगे उस टुवर्ड्स कि हाँ मैं आई एम एक्साइटेड टू डू दिस, फिर उसके बाद मेरा बिहेवियर होगा, आउटकम। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन टीन एज में ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। टीन एज में पेयर प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। टीन एज में आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स थोड़े से अभी सेटल नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है कि जो, और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया। टीनेजर्स आर मोर प्रोन टू सोशल मीडिया, कंपैरिजन, टू लुक परफेक्ट दिखने की चाहत इतनी ज्यादा है टीनेजर्स में। एंड ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो अ टीनेजर बैक देन, कुछ साल पहले तो मेरे में भी वो था, टू लुक परफेक्ट, टू लुक दैट, टू लुक। इस सब की प्रेशर में, पेयर प्रेशर में आके टीनेजर्स ज्यादा टीनेजर्स का कोई रोल मॉडल होता है, कोई बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, कोई किसी और दुनिया से, स्पोर्ट्स के वर्ल्ड से। बिल्कुल, तो ये उस सबको कॉपी करने के चक्कर में सबसे ज्यादा जो ये ग्लैमराइज किया गया है ड्रग्स को, सोशल मीडिया ने कहीं कहीं पे इनको बड़ा वो एक फैंसी वे में दिखाया गया है। तो वो एक बहुत बड़ा जरिया है जो हमारी यूथ के दिमाग में बैठ रहा है कि अच्छा तो लेट अस जस्ट
जाए। और सबसे जो एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की, जबकि मैंने आपको बताया कि आई एम इनटू काउंसलिंग्स राइट नाउ और सबसे ज़्यादा इंटरेक्शंस मेरा यूथ के साथ है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ पेयर प्रेशर जो है, जो फ्रेंड्स के दरमियान वो परफेक्ट दिखने की चाह जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। पहले मैं नादिया दी से पूछना चाहूंगी कि अक्सर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए या नौजवानों की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं नौजवान या स्टूडेंट्स जो इन ड्रग की इस मेनिस में पड़े हुए हैं, ड्रग एब्यूजर्स हैं, लेकिन जब उनके वालिदैन से बात की जाती है इस बारे में तो वो डिनायल मोड पे रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना? आपने सही फरमाया कि जो हमारे वालिदैन हैं कि उनका डिनाइल मोड रहता है, जो हमारे बच्चे हैं दे आर नॉट एक्चुअली इनटू द ड्रग्स। हालांकि जो उनके बच्चे इतने गहरे जा चुके होते हैं उस चीज़ में, फिर उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मैं बताऊंगी जो एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, जो एडिक्ट फॉर एवरी एडिक्शन देयर इज अ स्टोरी ऑफ पेन। कोई ही ऐसे नहीं जाता इस एडिक्शन की ओर। पेरेंटिंग की अगर बात करें, पेरेंटिंग प्लेज अ की रोल इन मेकिंग द लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रंस। कश्मीर में हम देख के, नॉट ओनली इन कश्मीर, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें कि यहाँ पे वो एक बॉसिज्म वाला सीन है, ऑटोक्रेटिक पेरेंटिंग है। वी नीड अ डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग बट विद अकाउंटेबिलिटी। अगर आप सुबह अपने बच्चे को 100 रुपए देते, आज तो 100 रुपए नहीं देते, आज तो 500 देते या तो 1000 देते हैं जब सुबह आपका बच्चा घर से निकलता है, या तो आप एटीएम कार्ड्स अपने बच्चों को देते हैं। जब आप उनको एटीएम कार्ड देते हो या 500 रुपए देते हो, दैट शुड बी गिवन विद अकाउंटेबिलिटी। जब आप ऐसे अनरेगुलेटेड मनी देते हो बच्चों को विदाउट टेलिंग देम कि आपने अगर ये पैसा लिया, आगे कहाँ आपने ये इस्तेमाल किया, उसको कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज लैकिंग। जो पेरेंटल सुपरविजन है दैट इज नोवेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो हमारा वो एक ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, जॉइंट पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, वो कहीं नहीं है। इवन टुडे वी सी कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सेटअप है, तो जो वो मॉरल वैल्यूज मिलते थे एक बच्चे को घर में, कि वो शाम को बैठते थे, वहां हमारे बुजुर्ग एल्डर्स बैठे होते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज ऑफ मॉरल्स होते थे, एथिक्स दिए जाते थे। बट आजकल आप पेरेंट्स आर मोर बिजी इन देयर ओन लाइव्स, तो बच्चे की तरफ कोई अटेंशन नहीं मिलता है आज। अगर आपका बच्चा दिखाता है कि आपका बच्चा वो सॉर्ट ऑफ इरिटेशन ही शोज, एग्रेशन दिखाता है, खामोश रहता है, अकेला बैठना पसंद करता है, तो एक जो पेरेंट है उसमें वो चीज होनी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा ये सारे एक्सप्रेशंस मुझे दिखा रहा है, इट मीन्स समथिंग इज विद देम, समथिंग फिशी इज विद देम। और ये भी पेरेंट्स को देखना है कि जो मेरा बच्चा है उनकी कंपनी क्या है, बिकॉज कंपनी मैटर्स। जिनसे आप, जिनकी सोहबत में आप होते हो, आप पे भी वही इम्पैक्ट पड़ता है। आप अच्छी सोहबत में रहोगे तो आप भी अच्छे इंसान बनोगे, आप बुरी सोहबत में रहोगे तो आप बुरे इंसान बनोगे, क्योंकि अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। तो मुझे लगता है पेरेंट्स का एक कलीदी रोल रहता है कि अपने बच्चे को देखने के लिए कि अगर मेरा बच्चा अपने एज से बड़े लोगों के साथ उठता लगता है कि मसला आपको लगता है आजकल जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इन चीजों के लिए? मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेज, नो डाउट सोशल मीडिया के कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है हमारी लाइफ में। राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, वी आर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इसके कहीं ना कहीं रेमिफिकेशन, इसके कहीं ना कहीं कुछ अपने कॉन्स है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नो डाउट इवन दिस टाइम अगर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं कि हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ये भी एक सोशल मीडिया का टूल है, मगर कहीं ना कहीं वी आर एक्चुअली ग्लोरीफाइंग द थिंग्स कि हम जो ड्रग्स है वी आर मोर इनटू, इतना ज्यादा ड्रग एडिक्शन है अभी कश्मीर में या बाकी रियासतों में इतना है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर एक्चुअली, वो पहले वो जैसे अभी मैम ने भी फरमाया कि दे आर टेकिंग इट फॉर ए थ्रिल। चलो अगर इतनी ज्यादा अवेयरनेस है इसके बारे में, चलो हम भी देखते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। एंड विद टाइम उनकी डिपेंडेंसी आ जाती है उस चीज पे। जब वो बच्चे डिपेंडेंट आते हैं ड्रग्स पे, ड्यू टू विच आप देखते हो कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, दैट इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। और मुझे लगता है जो आज हमारा समाज, जो हमारा जवान है हु आर इनटू ड्रग्स, ये सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट द क्राइसिस, ये एक जनरेशनल कैटास्ट्रॉफिक है अभी। और ये
हम देखते हैं कि इस मंशियात की वजह से जो हमारा जवान है, ही शुड एक्योर द द बिग स्टेटस इन हिज लाइफ, मगर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट हमारा जवान इस चीज की ओर जा रहा है। जी जी। और मुझे बताइए व्हाट इज द मेन कॉज, अगर हम देखेंगे ना बुनियादी वजूहात क्या है कि कोई ड्रग्स में जाता है? जैसे कि नादिया जी ने अभी बोला कि पेरेंटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंटिंग रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डांट लगाए, आप पनिशमेंट दे, बट उसके साथ साथ एक डेमोक्रेसी, एक फ्रीडम, एक स्पेस, माँ बाप के फ्रीडम इन द सेंस ये नहीं कि आप अपने बच्चे को अपने हाथ से छोड़ दें, आप उसको बाहर की दुनिया में जो वो बच्चा दोस्तियाँ, वो कंफर्ट ढूंढता है, आप वो कंफर्ट पहले उसको अपने पास दे। बी अ फ्रेंड टू हिम और हर। माँ बाप बनने से पहले एक दोस्त बन के आप देखिए, बहुत फर्क आता है। तो पेरेंटिंग मेरे लिए बहुत मैंने जितनी यूथ के साथ इंटरेक्शन की है, कहीं ना कहीं अगर मैं डिग इन करूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि पेरेंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, आप देखिए जैसे अभी उन्होंने बोला कि हम यहाँ बैठे तो ये भी कुछ अवेयरनेस ही है। अगर मैं 2 बातें कर रही हूँ और कम्युनिटी तक पहुंच रही है तो कुछ ना कुछ मैसेज ही जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन सबसे एक जो मेन कॉज मुझे लग रहा है दैट इज पेरेंटिंग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल आ रहा है। पेरेंटिंग इस कदर या तो एक्सट्रीमिस्ट है या तो बहुत लीनियंट है। देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस इन बिटवीन। या तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उनको लगता है कि एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट होने से हम इन पे काबू पा सकते हैं, या तो बहुत ही लीनियंट है कि चलो जी अपनी लाइफ है। डू यू थिंक कि क्वालिटी टाइम जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा है? मैंने वैसे ही आपको भी कोट किया कि जो कंफर्ट है वो अपने माँ बाप से पहले मिलना चाहिए उनको। ये बच्चे जो ज्यादा वल्नरेबल है टू एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कहीं ना कहीं ये वो चीजें, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर सोसाइटी में ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं इनके माँ पापा, और मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरी मम्मा या मेरे पापा बायस्ड है टुवर्ड्स मी, मेरे माँ पापा मुझे ज्यादा प्यार नहीं करते, वो मेरे भाई बहन को करते हैं। आपको नहीं पता है कोई कितना सेंसिटिव है, शायद मुझे वो बात उतनी अफेक्ट नहीं करेगी जितनी किसी और को करेगी। तो ड्रग अब्यूज, जैसे कि हम अभी तक इसके बारे में बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगर कोई जगह है जहाँ पे हम इस मुतालिक बात ही कर पा रहे हैं तो आई थिंक हीलिंग स्टार्ट्स विद दैट, मतलब वहीं से बेहतरी शुरू होती है। अगर हम इस बारे में बात भी कर पा रहे, लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे इस बारे में बात करना भी मना है। मतलब मैंने कहीं पे सुना कि किसी जगह पे किसी मोहल्ले में रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला था जहां पे ड्रग एडिक्ट्स को रिहैबिलिटेट किया जाता था थ्रू काउंसलर्स, थ्रू साइकियाट्रिस्ट, मल्टी अप्रोच मिलता था। तो वहां पे वो बंद करवाया, क्यों? क्योंकि मोहल्ले का नाम खराब हो जाएगा। तो जो ये स्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे ऑलरेडी इसमें लोग है, यूथ है, जवान है, जो भी है, मैंने सोशली कट ऑफ किया। बिल्कुल, उनको पहले हमें पार्ट बनाना है अपने सोसाइटी का। जी आप भी हमारा ही पार्ट है। एक्सेप्टेंस देना है, वैलिडेट करना है। जैसे कि नादिया जी ने बोला कि एवरी ड्रग एडिक्ट हैज अ स्टोरी, एंड आई एग्री विद इट कि हर एक ड्रग एडिक्ट, कभी आप उनके साथ बैठ के उनको पहले पुलिस के हवाले ना करे, पहले एक बारी उनसे पूछ ले कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इसमें गए, तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जो इमेज आती है मर्दों की आती है, क्या खवातीन या लड़कियां भी इसमें मुलविस हैं? जी, अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करिए, सब्सटेंस अब्यूज की, तो अर्लियर इट वाज एक्चुअली अ जेंडर्ड पर्सपेक्टिव, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल डोमिनेंस रहती थी। बट विद टाइम हमने देखा कि अगर हम आज देखते जो हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है, सबसे ज्यादा खवातीन का इसमें अभी रोल आ रहा है। विमेन आर मोर इनटू हीरोइन दीज डेज, एंड आज भी हम देखते हैं कि अगर हम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो विमेन फोक है, दे आर टेकिंग इनहेलेट्स लाइक जो हमारे पास ग्लू स्टिक्स होते हैं या जो हमारे पास करेक्शन पेन्स होते हैं, इवन दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ शू पॉलिश। दैट इज एक्चुअली नाउ द मेन थिंग फॉर द सब्सटेंस अब्यूज। क्योंकि पहले अगर हम बात करें कि अर्लियर टाइम्स की, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी भी बात की जाए तो कम है। लेकिन मैं उर्दू जी से एक जाते जाते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का लास्ट मिनट बचा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वालिदैन को, पेरेंट्स को,
टीचर्स को, नौजवानों को? मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, एम्पैथी, काइंडनेस। ये वर्ड्स बहुत छोटे या बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कहीं ना कहीं एक इंसान ही इंसान के लिए ट्रिगर बनता है। अगर हम वो आपस में ही एक स्पेस बनाए, रोकने टोकने से पहले पूछ ले। टीचर्स के लिए मार्क्स देना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बारी स्टूडेंट को परखे, पहले उसको बीच क्लासरूम में ह्यूमिलिएट करने से पहले एक दफा अलग से या एक तरीके से उससे बात कर ले। पेरेंट्स के लिए सिर्फ पनिशमेंट ही एक ऑप्शन नहीं है, पहले अपने बच्चे के साथ 2 मिनट क्वालिटी टाइम बैठ के बिताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप सबके लिए आगाही का एक जरिया बन गया होगा। ड्रग अब्यूज डिस्ट्रॉयज हेल्थ, ड्रीम्स एंड लाइफ, सो ड्रग स्टील्स फ्यूचर। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए आज के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।